नमस्कार, मैं हूं खुशहाल। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। वैसे तो दुनिया भर में अदावत और जंग की ढेरों कहानियां आपने सुनी होगी। कुछ जंग दो गुटों के बीच लड़ी गई तो कुछ दो मुल्कों के दरमियान। हालांकि एक वक्त इन सभी संघर्षों पर विराम लग गया। विश्व युद्ध भी अपने अंजाम तक पहुंच गए। मगर एक युद्ध है जिस पर बार बार विराम तो लगता है, मगर यह विराम स्थायी नहीं होता। कुछ दिनों की राहत के बाद हवाई हमले और विचलित करने वाली हिंसक तस्वीरें फिर से सामने आने लगती है। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की एक जंग की, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दशकों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप पूछेंगे कि हम आपसे इस विवाद की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। असल में इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बीच हाल ही में तनाव के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। इजराइल ने इस चरमपंथी संगठन के एक सदस्य की गिरफ्तारी की और फिर गाजा पट्टी पर कई हमले किए। उसी तरह के हवाई हमले जो हम पहले भी देखते रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक इस हमले में 43 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की इस कार्रवाई की इस्लामिक दुनिया के देशों ने कड़ी आलोचना की है। यहां तक कि इजराइल को इसके नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, यूएई, कतर जैसे इस्लामिक देशों ने इजराइल का विरोध किया और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ने अब संघर्ष विराम होने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक हिंसक हमलों से पैदा हुए मानवीय संकट के कारण संघर्ष विराम का फैसला लिया गया है। इस समझौते में मिस्र की अहम भूमिका की बात कही जा रही है। इसलिए आज के एपिसोड में इजराइल फिलिस्तीन तनाव पर बात करेंगे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। इजराइल फिलिस्तीनी तनाव जब जब चर्चा में होता है तब तब भारत के स्टैंड की भी बात होती है। इसलिए आज इस मामले पर भारत के रुख का भी जिक्र करेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। बात करीब 100 साल पुरानी है, जब एक तरफ यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था तो दूसरी ओर यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ रही थी। वो दौर याद कीजिए जब जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों का नरसंहार अपनी चरम सीमा पर था। इसमें लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि हाल के सालों में भी यूरोपीय देशों में यहूदियों के खिलाफ नफरत का माहौल देखने को मिला है। जर्मनी, स्वीडन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे तमाम देशों में हुए सर्वे से इसका खुलासा हुआ है। फ्रांस में 2017-18 में ऐसे हमलों में 74% का इजाफा हुआ है। वहीं जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिंसा 19% बढ़ गई है। खैर, हम इस पर लौटते हैं कि जब यहूदियों पर जुल्म हो रहा था तब वो क्या कर रहे थे। जब उन पर जुल्म हो रहा था तब उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाला फिलिस्तीन का इलाका मुस्लिमों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए पवित्र माना जाता था। लिहाजा यहूदी लोग बड़ी संख्या में यहां आकर बसने लगे। लेकिन यहूदियों का बड़े पैमाने पर पलायन से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोग यहूदियों की इस बसावट का विरोध करने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। अंतिम तौर पर हुआ ये कि 1948 में इसी इलाके में इजराइल नामक देश की स्थापना हो गई। एक तो यहूदियों की आबादी में इजाफे का पहले से ही विरोध चल रहा था। इजराइल के गठन के बाद स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में तब्दील हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल आप पूछ सकते हैं कि फिलिस्तीन का यह इलाका एक से ज्यादा मजहबों के लिए खास क्यों है। असल में जिस यरूशलेम का नाम हम बार बार पढ़ते और सुनते हैं वो इजराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए ही पवित्र स्थल माना जाता है। हिब्रू भाषा में यरूशलाइम और अरबी में अल-कुद्स के नाम से जाना जाने वाला यह शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इस शहर को कई बार कब्जाया गया, ध्वस्त किया गया और फिर से बसाया गया। शहर के केंद्र बिंदु में एक प्राचीन शहर है जिसे ओल्ड सिटी कहा जाता है। इसके 4 इलाके हैं जो 4 अलग अलग समुदायों मुस्लिम, यहूदियों, ईसाई और अर्मेनियाई के हैं। ईसाई इलाके में दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। सेंट जेम्स चर्च और मोनेस्ट्री में आर्मेनियाई समुदाय ने अपना इतिहास और संस्कृति सुरक्षित रखा हुआ है। चारों इलाकों में सबसे पुराना इलाका आर्मेनियाइयों का ही है। यह दुनिया में आर्मेनियाइयों का सबसे प्राचीन केंद्र भी है। यहूदी इलाके में कोटेल या पश्चिमी दीवार है। यह वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है।
ऐसी मान्यता है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर हुआ करता था। अब अगर मुस्लिमों की बात करें तो इनका इलाका चारों में सबसे बड़ा है। यहीं पर डोम ऑफ द रॉक्स और मस्जिद अल-अक्सा स्थित है। यह एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम हरम अल शरीफ कहते हैं। यहां से कुछ कदम दूर ही डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर यहीं से जन्नत की यात्रा पर गए थे। अब सवाल है कि तनाव का क्या कारण है। दरअसल ये चारों ही इलाके 35 एकड़ के एक परिसर में है, लेकिन मुख्य लड़ाई मुस्लिम और यहूदियों के बीच है। मोटे तौर पर कहें तो अल अक्सा मस्जिद ही लड़ाई की वजह है। मुस्लिम और यहूदी दोनों ही इस जगह को पवित्र मानते हैं और दोनों ही इस पर अपना अधिकार भी मानते हैं। 1967 की लड़ाई में पूर्वी यरूशलेम को इजराइल ने जॉर्डन से छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था और इसी इलाके में यह अल अक्सा मस्जिद स्थित है। मौजूदा वक्त में अल अक्सा मस्जिद के देखरेख की जिम्मेदारी मुस्लिमों के पास है, लेकिन मस्जिद वाले इलाके यानी पूर्वी यरूशलेम में इजराइल यहूदियों की बसावट में कई दशकों से इजाफा कर रहा है। इससे यहाँ एक तरह का तनाव बढ़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इसी तनाव का नतीजा है अरब दुनिया के लिए इजराइल एक अछूत देश बना हुआ है। यहाँ पर यह भी समझना होगा कि जब हम फिलिस्तीन का नाम लेते हैं तो इसमें दो प्रांत हैं। एक को वेस्ट बैंक कहते हैं जो पूर्वी यरूशलेम वाला हिस्सा है, और दूसरा है गाजा पट्टी। वेस्ट बैंक पर पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी शासन करती है, जबकि गाजा पर हमास शासन करता है जो एक फिलिस्तीनी इस्लामी राजनीतिक संगठन है। इसे अमेरिका और यूरोपीय यूनियन चरमपंथी गुट मानते हैं, लेकिन दुनिया के कई देश ऐसा नहीं मानते। जानकारों की माने तो स्थायी शांति के लिए इजराइल को फिलिस्तीनियों की संप्रभुता स्वीकार कर लेनी चाहिए, जिसमें हमास भी शामिल है। लेकिन इजराइल का कहना है कि वह फिलिस्तीन से तब तक बात नहीं करेगा जब तक वहां की सरकार हमास का साथ नहीं छोड़ देती। हालांकि जानकार इसे इजराइल के एक बहाने के तौर पर देखते हैं, क्योंकि इजरायली सरकार भी जानती है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में इजराइल को न केवल फिलिस्तीन पर हमला करने का मौका मिलेगा, बल्कि वह मुस्लिम बहुल इलाके वेस्ट बैंक में ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को बसा सकेगा। इससे ज्यादा जमीन पर इजराइल का अधिकार हो जाएगा। आखिर में यह जानते हैं कि इस मुद्दे पर भारत का क्या रुख है। वैसे इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के देश बटे हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जो फिलिस्तीन और इजराइल किसी भी तरफ झुकाव नहीं दिखाना चाहते हैं। वे देश इस मुद्दे पर संतुलित राय रखते हैं। भारत उन्हीं में से एक है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों, भारत किसी एक के पक्ष में खुलकर क्यों नहीं बोलता है। असल में फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत अलग अलग मुद्दों पर दोनों मुल्कों के साथ खड़ा नजर आता है। भारत जहां व्यापार, रक्षा सौदे और इंटेलिजेंस के मुद्दे पर इजराइल के साथ दिखता है, वहीं फिलिस्तीन के साथ मानवाधिकार और उसकी आजादी के मुद्दे पर खड़ा रहता है। यही वजह है कि दोनों देशों के साथ भारत का दोस्ताना रिश्ता है। मौजूदा वक्त में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदे में बढ़ोतरी हुई है। 70 सालों में नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। फिलिस्तीन से तो इजराइल से भी पुराने संबंध है। फिलिस्तीनी लोगों के प्रति हमेशा ही भारत की नीति सहानुभूतिपूर्ण रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का अभिन्न अंग है। 1974 में भारत फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब देश बना था। 1996 में भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया। अनेक बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ ही अरब देशों के साथ भी भारत बहुत अच्छे संबंध रखता है और सभी अरब देश एकजुटता के साथ फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। इसे भारत की कूटनीतिक समझबूझ भी कही जा सकती है कि वो अरब और इजराइल दोनों के साथ संतुलन बनाने में कामयाब रहा है। एक वजह यह भी है कि भारत की इसमें कोई सीधी हिस्सेदारी नहीं है और वह जमीनी तौर पर इस संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। भारत जो कि संतुलन की बात कर रहा है, उसके लिए इससे ज्यादा कुछ कहने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि वहां जो हो रहा है वह एक ऐतिहासिक समस्या है और दोनों पक्षों की अपनी अपनी जरूरतें हैं। यही वजह है कि भारत शांतिपूर्ण समाधान की अपील करते हुए रचनात्मक रुख ही अपनाए रखना चाहता है। इस एपिसोड में इतना ही। अब नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भारत के संतुलित रुख के क्या मायने हैं, विवेचना कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही।
आपके सुझाव हमें प्रोग्राम को और अधिक बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।